भारत को आज़ादी कैसे मिली? दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, इस सवाल के जवाब में महात्मा गांधी हमेशा सेंटर में होंगे। कुछ साल पहले मैं भी यही सोचता था कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से भारत आज़ाद हुआ। बट दिस इज़ ओनली हाफ ट्रूथ, एंड एज दे से हाफ ट्रूथ इज़ अ होल लाइफ। या तो सच हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया नहीं गया, या फिर जो सच बताना चाह रहे थे उन्हें चुप करा दिया गया। यह है उत्पल दत्त, जिन्होंने 200 से ज़्यादा आइकॉनिक मूवीज़ में काम किया। 27 दिसंबर 1965 को उत्पल दत्त को वेस्ट बंगाल की कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर 7 महीने के लिए डिटेन कर लिया। एक्चुअली उत्पल उस समय एक कलोल नाम का प्ले कर रहे थे और सरकार को ये डर था कि उनका ये प्ले वेस्ट बंगाल में सरकार के खिलाफ विरोध की भावना पैदा कर सकता है। उनका वो प्ले 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी पे बेस्ड था, जो अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने के पीछे का रियल रीज़न था। और कांग्रेस गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि लोगों तक ये सच्चाई पहुंचे और उनके इस आधे सच का पर्दाफाश हो। इस सच के बारे में हमें और अच्छे से तब पता चला जब क्लीमेंट एटली, जो कि भारत को आज़ादी देने के टाइम ब्रिटेन के पीएम थे, भारत के एक दौरे पर पहुंचे। उस टाइम पर वेस्ट बंगाल के एक्टिंग गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ने क्लीमेंट एटली से भारत के आज़ादी के पीछे का रियल रीज़न पूछा कि ऐसी क्या वजह थी जो अंग्रेज इतनी जल्दी में भारत छोड़कर निकल गए। इस पर क्लीमेंट एटली ने सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज को मेन रीज़न बताया। जब आगे उनसे इंडिया के इंडिपेंडेंस में गांधी जी के रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया मिनिमल, यानी ना के बराबर। क्लीमेंट एटली के इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें गांधी जी और नेताजी के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझना होगा। जहां गांधी जी देश को अहिंसा से आज़ादी दिलाना चाहते थे, वहीं नेताजी का ये सोचना था कि आज़ादी मांगी नहीं छीनी जाती है, और अगर उसके लिए वायलेंस भी करना पड़े तो वो भी वर्थ है। जब सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे के साथ उलझी थी और ब्रिटेन जर्मनी के हाथों लगातार पिस रहा था, तब नेताजी ये सोच रहे थे कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं आएगा। बट वहीं गांधी जी के अकॉर्डिंग दुश्मन पर मुसीबत के वक्त हमला करना गलत था। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी। बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इन सभी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से 1939 में बोस कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर देते हैं और एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। अब नेताजी ने अकेले ही देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठा लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के सोल्जर्स उनकी अलग अलग कॉलोनीज और ब्रिटेन में डिस्पर्स हो गए थे। एज अ रिजल्ट इंडिया में बस 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स ही बचे थे, जबकि इंडियन सोल्जर्स का नंबर 25 लाख था। नेताजी को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह से उन 25 लाख सोल्जर्स में देशभक्ति की भावना जगा दी जाए तो अंग्रेजों के पास भारत छोड़ के जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं बचेगा। अपनी इस स्ट्रैटेजी के मद्देनज़र बोस उन कंट्रीज से हेल्प मांगने गए जो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, और उन देशों में जर्मनी, इटली और जापान थे। 1941 में बोस अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के रास्ते जर्मनी गए और हिटलर से मिले। बट जिस हेल्प की उम्मीद उन्होंने हिटलर से की थी वो हेल्प उन्हें मिली नहीं। वहीं इस टाइम इंडिया में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मूवमेंट के शुरू होते ही ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और सारे रिवोल्यूशनरीज को जेल में डाल दिया था। 1942 के इस क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिया में कांग्रेस और गांधी जी के अंडर फिर कोई बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल नहीं हुआ और 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। थोड़ा गौर करो, ऐसा नहीं लग रहा भारत की आज़ादी की कहानी के वो 5 साल ऐसे गायब से हो गए जैसे उन 5 साल में कुछ हुआ ही ना हो, बल्कि रियलिटी में ये 5 साल ही थे जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। असली कहानी की शुरुआत अब होती है। 1942 में ही सिंगापुर में ब्रिटिश और जापानीज सोल्जर्स के बीच एक बैटल होती है, जिसमें 10,000 जापानीज सोल्जर्स 65,000 ब्रिटिश सोल्जर्स को वॉर प्रिजनर्स बना लेते हैं। इन वॉर प्रिजनर्स में 45,000 के करीब सोल्जर्स इंडियन थे, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जंग लड़ रहे थे।
ये जापानीज इतने तेज थे कि इन्होंने इंडियन सोल्जर्स की एक सेपरेट आर्मी यूनिट बनाई और ये सोचा कि क्यों ना इसी आर्मी यूनिट्स के हेल्प से इंडिया में ब्रिटिश राज पर अटैक किया जाए। इसी आर्मी को इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज कहा गया और कैप्टन मोहन सिंह को उस आर्मी का कमांडर बनाया गया। बट आईएनए का हर सोल्जर्स यही सोच रहा था कि जापानीज उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए सारे के सारे सोल्जर्स बहुत डीमोटिवेटेड थे। इसी वजह से जापानीज ने इसे डिसबैंड कर दिया। वहीं एक और जर्मनी से कोई हेल्प ना मिलने के बाद नेताजी समंदर के रास्ते सबमरीन में जापान आए और फिर सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने उस डिसबैंडेड आज़ाद हिंद फौज की लीडरशिप संभाली। उन्होंने अपनी स्पीच से फौज में एक जान डाल दी और फौज को भारत की आज़ादी के एक कॉमन काउज के लिए मोटिवेट किया। यही वो स्पीच थी जिसमें उन्होंने आइकॉनिक "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" की बात की थी। अब भारत को आज़ादी दिलाना ही आज़ाद हिंद फौज का एकमात्र लक्ष्य था और इस लक्ष्य के साथ आज़ाद हिंद फौज की सेना चलो दिल्ली के नारे के साथ बर्मा के रास्ते कोहिमा और फिर इम्फाल में इंटर कर गई और वहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया। इस प्रोसेस में आईएनए के सोल्जर से लड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी आर्मी को नॉर्थ ईस्ट की तरफ फोकस्ड कर दिया था, जिससे आईएनए के हज़ारों जवान शहीद हो गए थे। बट इसके बाद आईएनए का मिशन वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और जापान की हार के बाद फेल होता दिखाई दे रहा था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में पावर इक्वेशन चेंज हुआ, नेताजी ने आईएनए को डिसबैंड कर दिया। वहीं खबर आई कि एक प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे हीरो तो मर गया, कहानी ख़त्म, राइट? रॉन्ग। ऐसी सैडी से क्लाइमेक्स के लिए वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ मैं। हीरो तो मर गया जैसा कि सब कह रहे थे, बट उनकी बनाई गई आईएनए की फ़ौज अभी जिंदा थी। कुछ सोल्जर्स पकड़े गए, वहीं कुछ इंडिया के पॉपुलेशन में इंजेक्ट हो गए। अब तक इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था कि नेताजी और आज़ाद हिंद फौज देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं और शायद ये देश भर में पता भी नहीं चलता अगर अंग्रेज़ एक बड़ी गलती नहीं करते। अंग्रेज़ एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर कोई इंडियन अंग्रेज़ों के साथ गद्दारी करेगा तो उसका क्या हाल होगा, और ये एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने आईएनए के टॉप 3 सोल्जर्स जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का रेड फोर्ट पर एक पब्लिक ट्रायल किया। अब जो कहानी लोगों को नहीं भी पता थी वो लोगों तक पहुंची। भारत के लोग नेताजी और आज़ाद हिंद फौज के साथ सिंपथाइज करने लगे और देश भर में देशभक्ति का एक उफान सा चढ़ गया था। नेताजी और आईएनए की कहानियाँ रेडियो और मीडिया के जरिए शिप्स पर भी पहुंच रही थी, जहां इंडियन सेलर्स की हालत बद से बदतर थी। उन कहानियों से मोटिवेट होकर 18 फरवरी 1946 को इंडियन नेवी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। एक नेवल स्ट्राइक कमेटी बनाई गई जिसमें एमएस खान और मदन सिंह को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। स्ट्राइक की न्यूज़ आग की तरह बॉम्बे, कैलकाटा, कोचीन और वाइजैग में फैल गई और देखते ही देखते इंडिया में 78 शिप्स और 20,000 सेलर्स स्ट्राइक पे चले गए। रॉयल इंडियन नेवी के इस स्ट्राइक को देखते हुए रॉयल इंडियन एयरफोर्स और लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने भी उन्हें ज्वाइन किया। मद्रास और पुणे में इंडियन आर्मी ने भी बगावत कर दी थी। पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ दंगे हो रहे थे। अंग्रेज़ों को उनकी कार से उतार कर जय हिंद बुलवाया जा रहा था। उसी समय ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडिया के इंडिपेंडेंस पे एक डिबेट भी चल रही थी, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कह रहे थे कि इंडियन आर्मी अब अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स का ऑर्डर नहीं मान रही है और अब इस कंडीशन में इंडिया को और रूल करने के लिए इंडिया में एक परमानेंट ब्रिटिश आर्मी की ज़रूरत है, जो हमारे पास है नहीं। पीटर फे और सुमित सरकार जैसे कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग रेड फोर्ट के उस ट्रायल ने 1945 में लोगों में आज़ादी के लिए एक मोटिवेशन जगा दिया था। इनफैक्ट गांधी जी ने भी ये एक्नॉलेज किया कि नेताजी और आईएनए ने देश में आज़ादी की मूवमेंट को एक बड़ा पुश दिया था। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर ने तो डायरेक्टली बीबीसी को दिए अपने एक लास्ट इंटरव्यू में नेताजी और आईएनए को इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए क्रेडिट दिया था। उन्होंने ये तक कहा था कि गांधी जी का रोल वाज क्लोज टू निग्लिजिबल। इसका एक और प्रूफ हमें तब मिला जब 1967 में उस समय के ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के एक सेमिनार में कहा था कि 1946 की वो नेवी की बगावत से अंग्रेज डर गए थे और ये बगावत सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गए थे। बट आज़ादी मिलने के बाद इंडियन लीडर्स ने नेताजी, आईएनए और रॉयल इंडियन नेवी की इस कहानी को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया और हिस्ट्री बुक्स में हमें ये बताया गया कि गांधी जी की अहिंसा ने हमें आज़ादी दिलाई और इन सारे कंट्रीब्यूशंस को साइड कर दिया गया।
अब पूरी कहानी सुनने के बाद तुम ही बताओ, अब तुम्हें क्या लगता है, हमारे देश को आज़ाद करवाने का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, नेताजी को या फिर गांधी जी को? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सच के बारे में पता चले और वो क्रेडिट जो आज तक आईने के सोल्जर्स को नहीं मिला वो मिले। जय हिंद और आप सबको आज़ादी की शुभकामनाएं।